नमस्कार बच्चों, मैं निर्मल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 में इतिहास विषय का अध्याय 5, जिसका नाम है जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। आज बच्चों हम इस अध्याय के अभ्यास प्रश्न पढ़ने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण भाग। देखिए, अभ्यास प्रश्न में फिर से याद करें में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों से ऐसी क्या मांग थी जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। तो बच्चों, हम सभी जानते हैं कि झांसी की रानी चाहती थी कि अंग्रेज जो हैं वो उसके पति की मृत्यु के पश्चात उसके गोद लिए हुए पुत्र को जो है झांसी की रानी का या फिर उसके पति का जो है उत्तराधिकारी घोषित कर दे। तो यही जो मांग है वो झांसी की रानी की थी। तो देखते हैं, झांसी की रानी चाहती थी कि कंपनी उसके पति की मृत्यु के बाद गोद लिए हुए बेटे को वैध उत्तराधिकारी मान ले। क्योंकि दोस्तों, आप सभी को पता है डलहौजी ने जो गोद निषेध प्रथा या हम जिसको हड़प नीति भी कह सकते हैं दोस्तों, उस नीति के तहत अगर किसी का वैध पुत्र वारिस नहीं होगा तो उत्तराधिकारी उसे नहीं माना जाएगा, गोद लिए हुए व्यक्ति को उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा और वह जो साम्राज्य है वो अंग्रेजों के पास चला जाएगा। लेकिन रानी चाहती थी कि मेरे पति की मृत्यु के बाद में मेरा गोद लिया वो पुत्र जो है उसे उत्तराधिकारी माना जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईसाई धर्म अपनाने वालों के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों ने क्या किया। बच्चों, अंग्रेजों ने अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मिशनरियों के माध्यम से ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहा। अंग्रेजों ने 1850 में एक नियम बनाया, जिस नियम के तहत यदि कोई व्यक्ति ईसाई धर्म ग्रहण करता है तो उसके बावजूद भी उसकी जो पैतृक संपत्ति है उससे उसे बेदखल नहीं किया जाएगा, ताकि व्यक्ति ईसाई धर्म में भी परिवर्तित हो जाए और उसका संपत्ति में भी अधिकार रहे। इसलिए अंग्रेजों ने 1850 में नियम बनाया। नियम था 1850 में, जिसे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। ईसाई धर्म अपनाने वाले भारतीय को अपने पूर्वजों की संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार दे दिया गया। तो ये नियम बनाया गया ताकि व्यक्ति ईसाई धर्म में परिवर्तित होने के बावजूद भी संपत्ति का हक उसका बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्यों ऐतराज था। देखिए बच्चों, जो नया कारतूस है उसका जो खोल था या फिर हम कह सकते हैं उसकी जो पट्टी थी उसको मुंह से हटाना पड़ता था। और ये अफवाह फैली थी सैनिकों के बीच में कि जो नया कारतूस है उसमें गाय और सुअर की चर्बी मिलाई गई है। इसलिए सैनिकों को लगा कि अगर हम मुंह से इस नए कारतूस की पट्टी को खोलेंगे या फिर इस खोल को हटाएंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इसी वजह से सैनिक जो है वे नहीं चाहते थे इस कारतूस का प्रयोग करने से। सिपाहियों को लगता था कि कारतूस पर लगी पट्टी को बनाने में गाय व सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। बंदूक में कारतूस लगाने के लिए कारतूस पर लगी पट्टी दांत से काटनी पड़ती थी। इससे हिंदू व मुसलमान सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचती थी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, अंतिम मुगल बादशाह ने आखिरी साल किस तरह बिताए। तो बच्चों, आप सभी को बता दूं कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर जो कि अंतिम मुगल बादशाह थे, 1857 की क्रांति के समय उनकी शक्ति जो है बहुत ही क्षीण हो जाती है, शक्तियां समाप्त हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपना अंतिम समय जो है बड़ा ही दुख में बिताया था। 1857 की क्रांति का वे नेतृत्व करते हैं और जब अंग्रेज पुनः दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं तो बहादुर शाह जफर के पुत्रों को उनकी आंखों के सामने मार दिया जाता है। एक बूढ़े बाप के सामने उनकी जवान औलादों को जो है गोली मार दी जाती है। तो इससे बड़ा दुख क्या होगा। इसी के साथ में मुकदमा चलाया जाता है बहादुर शाह जफर पर और दोस्तों उन्हें आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई जाती है। आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है और देश से निर्वासित कर दिया जाता है और उन्हें रंगून भेज दिया जाता है। और वहीं पर जो है 1862 में उनकी मृत्यु हो जाती है। रंगून उनके साथ में उनकी पत्नी जिनका नाम जीनत महल था वह भी जाती है। तो देखिए दोस्तों, उन पर मुकदमा चलाया गया तथा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। बादशाह के बेटों को उनके सामने गोली मार दी गई और बादशाह तथा उनकी पत्नी जीनत महल को रंगून जेल में भेज दिया जाता है, जहां नवंबर 1862 में उनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए विचार करें में। पांचवा प्रश्न है, मई 1857 से पहले भारत में अपनी स्थिति को लेकर अंग्रेज
शासकों के आत्मविश्वास के क्या कारण थे? देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 10 मई 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है मेरठ से। यानी कि मई से पहले अंग्रेज इतने आत्मविश्वास में क्यों थे? क्योंकि दोस्तों, अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि जो भारतीय सिपाही हैं वे अंग्रेजों के विश्वसनीय साथी हैं, या हम कह सकते हैं विश्वास पात्र हैं। इसी के साथ में अंग्रेजों ने बहुत सारी लड़ाइयां भारतीय सिपाहियों के सहयोग से जीती थी, तो उन्हें लगता था कि जो भारत के लोग हैं वे हमारे साथ ही हैं। इस वजह से अंग्रेजों को पूरा आत्मविश्वास था। तो अंग्रेजों की सोच थी कि भारतीय सिपाही उनके विश्वसनीय हैं। 1857 से पहले उन्होंने भारतीय सिपाहियों की सहायता से अनेक लड़ाइयां जीती थी। बहुत सारी लड़ाइयां वे भारतीय सैनिकों की मदद से ही जीतते हैं। इसी के साथ में प्यारे बच्चों, अंग्रेज शासक जानते थे कि कई स्थानीय राजा व जमींदार उनके शासक व समर्थक हैं। इस वजह से, क्योंकि जमींदारों के हित तो किनके साथ जुड़े हुए थे? अंग्रेजों के साथ ही जुड़े हुए थे। जमींदार और जो व्यापारी वर्ग है वो अंग्रेजों का सपोर्ट करता था, और बहुत सारे नवाब भी जो है अंग्रेजों का सपोर्ट करते थे। इसी के साथ हम देखते हैं स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी और उनकी सेनाएं भंग कर दी गई थी, क्योंकि दोस्तों सहायक संधि के तहत जो है अब अंग्रेज सैनिक तैनात कर दिए गए और अंग्रेज रेजिडेंट जो है वो भी तैनात कर दिए गए। स्थानीय शासकों के राजस्व वसूलने के अधिकार भी छीन लिए गए थे। इन सब चीज़ों के कारण ही अंग्रेजों को पूरा कॉन्फिडेंस था कि भारत में उनके खिलाफ जो हिंदू हैं, जो हिंदू सिपाही हैं, या फिर हिंदुस्तान के जो सिपाही हैं वो षड्यंत्र नहीं रच सकते हैं। लेकिन दोस्तों गलत हुआ और मई के अंदर ही जो है अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। आगे हम देखते हैं, बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को समर्थन दे देने से जनता और राज परिवारों पर क्या असर पड़ा? देखिए दोस्तों, भले ही बहादुर शाह जो है काफ़ी वृद्ध हो चुके थे, काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, लेकिन दोस्तों उन्हें जबरन जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व सौंप दिया गया। बहादुर शाह जफर ने जैसे ही नेतृत्व सौंपा तो स्थानीय जनता के अंदर आत्मविश्वास की लहर जाग उठी। उन्हें लगा कि अब अंग्रेजों का राज समाप्त हो जाएगा। बहादुर शाह जफर जो हैं वे सारी सत्ता अपने हाथ में ले लेंगे, और बहादुर शाह जफर जब राजा बनेंगे तो शायद हम भी हमारा जो शासन है वो बड़े ही आराम से चला पाएंगे। देखिए, बहादुर शाह जफर के समर्थन से जनता का उत्साह और साहस बढ़ गया। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिला। इसी के साथ में ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत बहुत सारे शासकों को लगने लगा कि अब फिर से मुगल बादशाह अपना शासन स्थापित कर लेंगे। जनता को लगने लगा था कि अब ब्रिटिश राज खत्म हो जाएगा और उन्हें अपनी सत्ता वापस मिल जाएगी। तो जो सारी बातें मैंने आपको बताई वह इसमें आपको देखने को मिल सकती है। लोगों में एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलो ठीक है, आखिरकार मुगल वंश का जो शासक है, जिसकी रगों में मुगलों का खून दौड़ रहा है, जिन्होंने लंबे समय तक हिंदुस्तान पर शासन किया है, बाबर से लेकर औरंगजेब तक जिनकी सत्ता बहुत ही मजबूत थी, तो शायद अब जरूर कुछ ना कुछ हो सकता है हमारे पक्ष में, और अंग्रेजों के खिलाफ जो है इस विद्रोह में हम सफलता पा सकते हैं। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं लोगों की सोच गलत थी। बहादुर शाह जफर को भेज दिया जाता है रंगून, निर्वासित कर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, अवध के बागी भूस्वामियों से समर्पण करवाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? तो देखते हैं कि अवध के जो भूस्वामी थे उन्होंने किस प्रकार समर्पण किया अंग्रेजों के सामने। अंग्रेजों ने कुछ भूस्वामियों, राजाओं व नवाबों पर मुकदमे चलाए व उन्हें फांसी दे दी, है ना। जो अंग्रेजों के ज़्यादा ही कट्टर विरोधी थे उनको तो फांसी पर चढ़ा दिया गया। बाकी दोस्तों इन जमींदारों को, भूस्वामियों को लालच दिए गए ताकि वे जो हैं अंग्रेजों की जो विरोध की भावना है वो छोड़ दें। देखिए, अंग्रेजों ने घोषणा की कि जो भूस्वामी ब्रिटिश राज के प्रति स्वामी भक्त बने रहेंगे, ठीक है, उन्हें अपनी जमीन पर पारंपरिक अधिकार मिल जाएंगे। यानी कि अगर हमारे प्रति आप अपनी स्वामी भक्ति, अपनी वफादारी दिखाओगे तो आपकी जमीन आपके पास में रहेगी, आप स्वतंत्र रूप से उस जमीन का प्रयोग जो है कर सकते हो। इसी के साथ में जिन भूस्वामियों ने विद्रोह किया था, यदि उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है और वे आत्मसमर्पण करना चाहते थे तो उन्हें सुरक्षा की गारंटी दी गई कि अगर आप आत्मसमर्पण करना चाहते हो और अगर आपने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है तो आपकी सुरक्षा की गारंटी हमारी है। तो इस प्रकार जो है अवध के भूस्वामियों को अंग्रेजों ने अपनी तरफ मिलाने का पूरा पूरा प्रयास किया। आगे हम देख रहे हैं दोस्तों, 8वां क्वेश्चन है, 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियां किस तरह बदल ली? अंग्रेजों को ऐसा लगने लगा था कि यह पुरानी नीतियों के सहारे शासन करना मुश्किल है,
इसीलिए दोस्तों 1857 की क्रांति के पश्चात बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। हम देखते हैं कि ब्रिटिश संसद ने 1858 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शक्तियां हैं वो अब अपने हाथों में ले ली थी। सीधे जो ईस्ट इंडिया की सत्ता जो है वह ब्रिटिश ताज, ब्रिटिश क्राउन के अधीन चली जाती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल होती है इसके अंदर एक सदस्य भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है और इस सदस्य की सहायता के लिए प्यारे बच्चों एक काउंसिल बनाई जाती है, परिषद बनाई जाती है जिसका नाम होता है इंडिया काउंसिल। अब जो है भारत के गवर्नर जनरल का जो पद है उसे वायसराय के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जो सैनिकों का अनुपात है उसे भी दोस्तों हम देखते हैं कि यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी जाती है और भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी जाती है और मुसलमानों की जो संपत्तियां हैं उसे जब्त भी किया जाता है बड़े स्तर पर। तो ये भी कुछ परिणाम थे 1857 की क्रांति के ही, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आइए करके देखें में। यहां पर हम देखते हैं पता लगाएं कि सन 57 की लड़ाई के बारे में आपके इलाके या आपके परिवार के लोगों को किस तरह की कहानियां और गीत याद हैं। इस महान विद्रोह से संबंधित कौन सी यादें अभी लोगों को उत्तेजित करती है। देखिए दोस्तों, वैसे तो हम जानते हैं कि कोई एक याद नहीं जुड़ी हुई है, अनेक यादें जुड़ी हुई है। अनेक लोगों ने इस विद्रोह में अपने प्राणों को गंवाया है, देश के लिए न्योछावर किया है, शहीद हुए हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी आप अपने हिसाब से इस प्रश्न का हल खोज सकते हैं। यहाँ फिर भी आपकी सहायता के लिए मैं इस प्रश्न का हल दूंगा। लेकिन दोस्तों अगर आपके मन में कोई और विचार हो जो 1857 की याद आज भी ताज़ा कर देती है तो आप उसे भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं। चलिए यहाँ हम एक गीत या कविता की बात करेंगे और दोस्तों एक कहानी की बात करेंगे। अगर हम बात करें गीत या कविता की तो देखिए दोस्तों, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये गीत जो है ये हर व्यक्ति की ज़बां पर है। 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई द्वारा दिखाए गए शौर्य को जो है ये गीत प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों यहां पर आपको याद रखना है ये सुभद्रा कुमारी चौहान की ही कविता है। सुभद्रा कुमारी चौहान याद रखेंगे, ठीक है। तो रानी लक्ष्मीबाई की जो वीरता है वो इसमें दिखाई गई है। इसी के साथ अगर कहानी की बात करें तो प्यारे बच्चों मंगल पांडे की कहानी आज भी जो है हमें 1857 की याद दिलाती है। मंगल पांडे द्वारा कारतूस युक्त जो चर्बी लगा हुआ जो कारतूस था उसका विरोध करना और दोस्तों अपने ही अंग्रेज अधिकारियों को गोली मारना और उसके पश्चात स्वयं फांसी चढ़ जाना। 1857 की क्रांति में दोस्तों हम देखते हैं ये पहली घटना मानी जाती है मंगल पांडे को फांसी दिया जाना। तो ये कहानी आज भी दोस्तों हमें याद दिलाती है। इस पर बहुत सारी फिल्में भी बनी है और दोस्तों आज भी जो है हमारे रोंगटे खड़े करने के लिए ये कहानी काफ़ी है। तो दोस्तों आप अगर आपके भी मन में अगर कोई और कहानी हो तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है आप अपने हिसाब से आपको जो है उत्तर ढूंढना है। लेकिन आपकी सहायता के लिए इसका हल मैंने भी कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में और पता लगाएं। आप उन्हें अपने समय की एक विलक्षण महिला क्यों मानते हैं। विलक्षण महिला क्यों मानते हैं वो दोस्तों आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। यहाँ पर फिर भी मैं आपकी मदद करूंगा। हो सकता है कि आपको किसी और गुण को ज़्यादा अच्छा लगा हो। रानी लक्ष्मीबाई का कोई गुण मुझे अच्छा लगा हो तो आपको कोई और गुण अच्छा लगा होगा। मुझे उनकी बहादुरी अच्छी लगी है तो हो सकता है कि आपका जो है उनका अपने क्षेत्र के प्रति जो लगाव है वो अच्छा लगा हो, ठीक है। उनकी जो युद्ध नीति है, उनका जो तरीका है घोड़े पर बैठकर एक मर्दाना, खूब लड़ी मर्दाना, मर्दाना रूप में उनका लड़ना, हो सकता है आपको वो पसंद आया हो। आप कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन दोस्तों फिर भी हम लिखते हैं। देखिए झांसी की रानी की बात करें, सामान्य परिचय की बात करें, जन्म 19 नवंबर 1828 वाराणसी, मराठा ब्राह्मण परिवार, एक मराठी ब्राह्मण परिवार में जो है इनका जन्म होता है। इनके मूल नाम जो होता है वो मणिकर्णिका होता है। झांसी की रानी या रानी लक्ष्मीबाई जो है इनका मूल नाम नहीं होता है, मूल नाम तो मणिकर्णिका होता है। माता की बात करें दोस्तों तो माता है भागीरथी सापरे और पिता की बात करें तो मोरोपंत तांबे जो कि बिठूर जिले के अंदर जो पेशवा है उनके दरबार में कार्यरत थे। इनके पिता जो है, इनके पति जो हैं वे गंगाधर राव थे और दोस्तों पेशवा जो है वो इन्हें प्यार से छबीली कहा करते थे जिसका अर्थ होता है चंचल। 1857 के संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई ने, आप सभी जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को जो है अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे और झांसी की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों से लड़ाई इन्होंने लड़ी थी। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास ब्रिटिश सेना से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। दोस्तों अगर आज भी हम रानी लक्ष्मीबाई को याद करते हैं तो उनकी बहादुरी की वजह से याद करते हैं। उनका अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ जाना उसे हम याद रखते हैं। उनका निडर
जो उनका स्वभाव था, एकदम निडर स्वभाव था, उसके लिए हम आज उन्हें याद रखते हैं। उनकी जो वीरता है, उनका जो शौर्य है, इन सब गुणों की वजह से जो है आज हम रानी लक्ष्मीबाई को याद करते हैं। यहाँ तस्वीर में आपको रानी लक्ष्मीबाई दिखाई गई है, किस प्रकार उन्होंने तलवार हाथ में ली हुई है, किस प्रकार इनका जो एक स्वरूप है ये योद्धा के रूप में हर व्यक्ति के मस्तिष्क में रच बस गया है। इसी वजह से जो दोस्तों आज हम रानी लक्ष्मीबाई को बड़े ही गर्व से उनका नाम लेते हैं, बड़ा ही सम्मान से उनका नाम लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अभ्यास प्रश्न समझ में आए होंगे। ये अभ्यास प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।